क्या टॉपर्स ऐसा करते हैं और वो टाइम टेबल जिंदगी में कभी फॉलो नहीं। तुम सिर्फ इतनी बुक्स पढ़ लेना, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो अब जितना चिल करके पढ़ेंगे कि नीट और बोर्ड्स को आपको कैसे मैनेज। Hey guys, this is मोहम्मद कैफ, currently second year MBBS student at LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको नीट 26 कैसे क्रैक करना है, आपका 2 ईयर का क्या प्लान रहना चाहिए जिससे कि आप नीट 26 अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको स्कूलिंग कैसे करनी है, आपको नीट और बोर्ड का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको बुक्स को से फॉलो करनी है, आपको टीचर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, जो टेस्ट होता है, प्रैक्टिस होती है या जो भी चीज़ें होती है वो आपको कहाँ से करनी है, और टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक टॉप रैंक या जैसे एम्स हो गया या जो भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनमें जो मोस्टली होते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होते हैं और वो 12th के साथ साथ होते हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, और टॉपर्स ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिससे कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी जो पर्सनल एडवाइस होगी आपके लिए, आप अभी 11th में आए, लाइक अभी आप 10th को क्लियर करके आए हैं, तो एकदम आप 11th का एक जो भारी भरकम सिलेबस होता है उसको देख के आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यार ये कैसे करना है, बोर्ड्स भी हैं, नीट भी हैं, सारी चीज़ें आपको कैसे मैनेज करनी। तो मेरी एडवाइसेस आपके लिए ये रहेंगी कि आपसे सब लोग बोलेंगे कि यार बहुत पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत मेहनत करनी होती है नीट में, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल सच है ये बात, 100% सच है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भी बहुत मेहनत करी थी, मैंने तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट क्रैक किया। मेहनत तो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, पर वो ये भूल जाते हैं कि मेहनत के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी जीना ना भूल जाए। मेरा कहने का मतलब है कि आप नीट की प्रिपरेशन को एज अ बर्डन मत लीजिए, आपको थोड़ा सा इंजॉय करके प्रिपरेशन करनी है। आपका कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो आप उस दिन स्किप कर दीजिए, मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्किप ही कर दीजिए, पर कभी आपका मन नहीं कर रहा वीक में तो आप ज़बरदस्ती पढ़ने में जुटे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप जितना चिल करके पढ़ेंगे उतना अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने एकदम चिल करके पढ़ा था यार, अपना 11-12 दोनों, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 16 घंटे आज पढ़ें और आप 2 दिन स्किप कर दिए। आप 7-8 घंटे डेली पढ़ें, आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, पर आप डेली 8 घंटे पढ़ते वो ज़्यादा बेटर है एक दिन में 16 घंटे पढ़ने से। तो ये मेरी एज अ सीनियर आपके लिए पर्सनल एडवाइसेस थे। तो नीट और बोर्ड्स को आपको कैसे मैनेज करना है, तो यार देखो, आपको ना प्रेफर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नीट का एग्जाम है, एक बोर्ड्स का एग्जाम है। तो बोर्ड्स और नीट में रिलेशन ये है कि दोनों का सिलेबस सेम है। सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड हो गया, या जो अभी स्टेट बोर्ड्स हो रहे हैं, सब में एनसीईआरटी का सिलेबस आ रहा है। तो जिसमें भी एनसीईआरटी का सिलेबस है तो सब में जो नीट का और बोर्ड्स का जो भी है सेम है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना पूरा फोकस नीट पर रखिए। बोर्ड्स की प्रिपरेशन लास्ट के 1 मंथ पे हो जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने पूरे साल नीट की तैयारी करी, पूरे साल मैंने नीट का पढ़ा, पर लास्ट में जो 1 या 1.5 मंथ्स जितना भी टाइम था उसमें मैंने अपने बोर्ड्स का ध्यान दिया। तो लास्ट के 1 मंथ में आप बोर्ड का कर सकते हैं, पर आप लास्ट के 1 मंथ में जैसे कि बोर्ड के बाद नीट का नहीं कर सकते। तो आपको प्रेफर नीट को करना है। पूरे साल आपको जो कोचिंग है या आपको जो वीडियोस आप जो भी देखेंगे वो नीट के लिए देखना है, ना कि बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स इज लाइक क्वाइट ईजी। तो बोर्ड्स आपसे इजीली हो जाएगा क्योंकि आप नीट और बोर्ड्स का सिलेबस सेम है। तो आप सिलेबस तो सेम पढ़ रहे हो, इवन आप हायर लेवल का पढ़ रहे हो, बस आपको लास्ट में थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप थ्योरी इजीली जो बुक्स वगैरह आती हैं, क्वेश्चन बुक्स आती हैं, इनसे कंप्लीट कर सकते हो। और एक चीज़ है, बोर्ड्स की मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लो आपके 2% 4% कम आ गए बोर्ड्स में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आपका नीट में 10, 20, 40 नंबर भी कम आ गया तो आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 20-40 नंबर कम होने से सिलेक्शन भी ना हो, क्योंकि कट ऑफ डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाना है तो आपको नीट को प्रेफर करना पड़ेगा। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको स्कूलिंग कैसी करनी है, डमी स्कूलिंग करनी है या आपको रेगुलर स्कूल जाना है। तो देखो, मेरा सजेशन है कि आपको अगर हो सकता है तो आप डमी स्कूलिंग कीजिए, क्योंकि मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ। आप कोचिंग करेंगे नीट के लिए, आप स्कूल की कोचिंग से नीट क्लियर नहीं कर सकते, तो आप नीट के लिए कोचिंग करेंगे। नीट के लिए कोचिंग में आपको एटलीस्ट 5 से 7 घंटे देने पड़ेंगे डेली के 3 क्लासेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो आपको 5 से 6 घंटे वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब आपको 7 से 8 घंटे स्कूल में देने पड़ेंगे, तो आपके हो गए 13 घंटे। अब आप 7-8 घंटे सोएंगे तो 13 और 8 21 घंटे हो गए। आप 21 घंटे के बाद आप 2-3 घंटे खाना खाने में और अदर एक्टिविटीज़ में टाइम अपना स्पेंड करेंगे। तो आपके पास सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं रह जाएगा, रिवीजन का कोई टाइम नहीं रह जाएगा, और टेस्ट का कोई भी टाइम नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन सारी चीज़ों से बचने के लिए डमी स्कूलिंग करें, जिससे कि आप 8-9 घंटे जो भी हैं वो डेली के डेली बचा पाएँ, और उन 8-9 घंटों को यूटिलाइज करके आप अपना जो नीट की प्रिपरेशन में है उसमें दें। तो इट इज़ बेटर कि आप डमी स्कूलिंग करें। मेरे हिसाब से मैंने भी डमी स्कूलिंग करी थी,
मैं 11th-12th में स्कूल नहीं किया था, पर अगर आपको ये मन है कि आप स्कूल लाइफ अपनी एंजॉय करना चाहते हैं तो रेगुलर स्कूलिंग कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट रहेगा ये डिसीजन कि आप नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ रेगुलर स्कूलिंग करें। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो कोचिंग्स में से कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग्स में से देखो, दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों के हैं। तो मैं आपको अपनी जो ओपिनियन है वो सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग से, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे दोस्त कई सारे पढ़ते थे ऑनलाइन कोचिंग में, उनका सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ सिलेक्शन। पर ऑनलाइन कोचिंग में दिक्कत क्या है कि अभी आप 10th के बाद जस्ट 11th में आए, तो आपका इतना जो ब्रेन है वो डेवलप्ड नहीं है कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाएँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि आप कोई भी मान लो वीडियो देखनी है यूट्यूब पे, पर आपको उस वीडियो में, जैसे कि आप मान लो कोई फिजिक्स का एक वीडियो देखने एक टॉपिक का, पर आप ना क्या करेंगे कि आप फिजिक्स की उस वीडियो की जगह आप दुनिया भर की सारी वीडियो देख लेंगे, आप पर वो वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कम से कम डिस्ट्रैक्टेड रहे। तो अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप ऑफलाइन कोचिंग जाए, अगर आपसे नहीं पॉसिबल होता है तो आप ऑनलाइन करें कोचिंग। डेफिनेटली सिलेक्शन दोनों से होते हैं, मैंने ऑनलाइन करा था, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफलाइन बेटर है। पर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से सजेशन है आपका फिजिक्स वाला रिकमेंड करूँगा मैं। तो इसके बाद में बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आप अपने एग्ज़ाम को जानें। अभी आप 11th में आए हैं, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से टीचर्स आपको बेटर रहेंगे। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर सेलेक्ट करने, आपको उन्हीं को अपना जो भी है जैसे कि गुरु मानना है और गुरु दक्षिणा के रूप में उनको ये देना है कि आप उन पर पूरी तरह से विश्वास करें। जैसे कि आप ये मान के नहीं कभी भी पढ़ सकते कि ये एक ऑनलाइन ट्यूटर है या ये मेरा टीचर नहीं है, ये मेरा मतलब ऐसे ही है कि ये नॉर्मल आप एक टीचर जो मानते हैं स्कूल में जैसे रिस्पेक्ट होता है, आप वो नहीं मानते, तो आपके लिए सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि एक हमारी साइकोलॉजी होती है, जब हम किसी व्यक्ति को ऐसी इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो जो भी बात बोले उसकी सारी बातों को मानेंगे, तो वो जो टीचर है वो आपको डेफिनेटली अच्छी बातें बोलेगा। आपका प्रिपरेशन करा रहा है नीट में वो टीचर, तो अगर आप उसकी बातों को फॉलो करते रहेंगे पूरे साल भर, जो वो कंटेंट देगा या जो भी चीज़ें वो बताएगा, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। पर अगर आप उसको एज ए टीचर ट्रीट नहीं करते, एज ए ऑनलाइन ट्यूट्स करते, तो आप जब वो पढ़ाएगा या जो चीज़ें कहेगा आप वो उतना सीरियसली ले लेंगे उन चीज़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑनलाइन टीचर से आप जिससे भी पढ़ रहे हैं आप उसको सीरियसली लें और एक जैसे ऑफलाइन टीचर्स के साथ ट्रीट करते हैं तो उसको उस टाइप का टीचर माने। दूसरा है आपको अपने पैटर्न के बारे में जानना है एग्जाम के, कि 200 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं और उनमें से भी ऐसे रीजन टाइप के या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से 10 क्वेश्चन होते हैं जो करने नहीं होते हैं, या जो भी सेक्शंस होते हैं एग्जाम के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। आप उसके लिए मैं या तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, या आप जो अपना NTA या जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता है या प्रीवियस पेपर्स देख के पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मेनली वही है जो 11th-12th की NCERT में है, बाकी थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है नीट का सिलेबस, तो आप उसको NTA की वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पैटर्न है, आप किस टाइप से पढ़ना है। ठीक है, MCQ पैटर्न है तो उसमें ऐसे रीजन क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अगला बात है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी कैसी है। मैं पूरी 2 साल की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि 2 साल आपको ये करनी कैसे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि आपको लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस और टेस्ट, इस सीक्वेंस में चीज़ें करनी है। आपको जो भी आपके लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं वो, और आप नोट्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं वो, दोनों में से कोई भी आप लेक्चर्स ले रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, अभी आप 11th में हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लेक्चर्स हैं उनके आपको नोट्स लेने, हैंड टू हैंड नोट्स लेने, जैसे ही टीचर कुछ भी बोलता है आपको नोट्स बनाने हैं। देन उन नोट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड देन प्रैक्टिस के बाद जब आपके चैप्टर्स हो जाते हैं या जो आपकी कोचिंग है, कोचिंग में टेस्ट होते हैं, या आप अपने आप मैनुअली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी और कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं या आप अपने आप खुद से जनरेट करके टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देना इज लाइक वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन। तो आपको लेक्चर्स देखने, उसके बाद नोट्स बनाने मस्ट है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बुक्स को रीड करें। जैसे आप 10th तक बुक्स को रीड करते आए कि यार चलो ये बुक कर लेते हैं, वो बुक कर लेते हैं, तो आपके पास 11th-12th में इतना टाइम नहीं होगा। एक आपको डेफिनाइट रेंज ऑफ सिलेबस है वो पढ़ना है और उसके अंदर ही आपको सारा चीज़ कवर करना है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लेक्चर्स देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, नोट्स को भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है आपको।
देन इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं बुक्स आगे बताता हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है। देन इसके बाद में आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, कैसे आपको OMR भरनी है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट देने से पता चलेंगी। और दूसरी चीज़ है कि आप जब टेस्ट देंगे तब आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। आपको खुद की गलतियाँ बिना टेस्ट दिए नहीं पता चल सकती, क्योंकि आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। जैसे कि आप अभी 11th में कोई चीज़ कर रहे हैं, अब आप 5-6 महीने बाद 12th में पहुँचेंगे, तो 12th में आप वो चीज़ें जाके भूल जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। आप अभी एक बार रिवाइज करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं, तो आपके वो ब्रेन में जो मेमोरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, जब आप मल्टीपल टाइम रीइंफोर्स करते हैं, बार बार जब आप देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपके ब्रेन में कंसोलिडेट हो जाती है मेमोरी। तो आपको वो करना है कि नोट्स का, प्रैक्टिस का और टेस्ट का, इन तीनों का बार बार रिवीजन करना है। मतलब बार बार टेस्ट देने, बार बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार नोट्स देने। तो ये हो गया आपको कि आपको क्लासरूम और टेस्ट में करना कैसे। दूसरा सबसे कॉमन इशू रहता है टाइम टेबल का। तो आप लोग इस वीडियो के पार्ट में मेरा थोड़ा सा लुक चेंज देख रहे होंगे, लाइक क्लीन शेव और अलग सा थोड़ा लुक। तो अभी ना एक्चुअली मैंने जो पहले वीडियो शूट करी थी तब प्री वाइवा मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तब शूट करी थी, और अब मैं शूट कर रहा हूँ मेरे वाइवा चल रहे। तो वाइवा में जो शेव वगैरह करके जाना होता है, क्लीन शेव होना होता है वाइवा के लिए। तो हम बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर। तो टाइम टेबल आपका कैसा रहना चाहिए यार? देखो, दिक्कत ये होती है ना कि आप टाइम टेबल बनाते हो, सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं। आप 11th में भी पहुंचे हो तो आप बनाओगे टाइम टेबल कि यार 18 घंटे पढ़ूंगा मैं, तो 19 घंटे पढ़ूंगा मैं, 3 घंटे सोऊंगा। यूट्यूब पे कुछ गुरु मिल जाएंगे कि यार मैं तो 19 घंटे पढ़ता था, सिर्फ 5 घंटे सोता था, बाकी टाइम में पढ़ता रहता था। तो यार ये सब बकवास की बातें हैं। आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो प्रैक्टिकली फॉलो हो सके। अब एक टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने पूरे दिन की ये चीज बना लें कि यार इतने टाइम ये करूंगा, फिर ये 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा। तो वो टाइम टेबल जिंदगी में कभी फॉलो नहीं होता। मैंने भी बहुत टाइम टेबल बनाया, मेरे से ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हुआ था। तो मैं बताता हूँ आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है और आपको फॉलो कैसे करना है, क्योंकि मेन चीज है आप फॉलो करें उसे और आप पढ़ें। तो ये टाइम टेबल ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का होता है मतलब कि आपने एक गोल लिख लिया, आपको वो गोल्स पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं। तो आपका पूरे दिन का टास्क हो गया कि यार 4 गोल्स हैं मेरे एक दिन के और मुझे सारे गोल्स अपने कंप्लीट करने। दूसरा चीज हो गया आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि यार मुझे 18 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है। आपने ये कर दिया 16 घंटे पढ़ना है, मुझे नहीं पता क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ने, क्या चैप्टर के रिवीजन करने, बस मुझे 16 घंटे पढ़ना है। ये आपका हो गया टाइम ओरिएंटेड। तो यार टाइम ओरिएंटेड गोल्स ना आप एक दिन फॉलो कर सकते हो। आपके ये भैया दीदी जो भी यूट्यूब पे हैं ये बताते हैं कि 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे का ब्रेक लो, ये करो वो करो। तो ये मेरे हिसाब से कोई भी बकवास चीजें हैं, क्योंकि आप पूरा आपका ब्रेन ऐसे कर ही नहीं सकता कि आप 18 घंटे 16-17 घंटे डेली का डेली पढ़ पाए। आप एक गोल सेट कीजिए, आपको 5 चैप्टर डेली करने हैं, 5 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, उनका रिवीजन करना है। तो आप उन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करो, बस आपका दिन का गोल कंप्लीट हो गया। आपका यही टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपको बनाना है, आप एक रफली टाइम टेबल बना लो, जैसे कि आपको सुबह बायो कंप्लीट करनी है, शाम के टाइम पे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, या रात को फिजिक्स पढ़नी है, या रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इस टाइप का आप एक रफ टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का, 10-10 मिनट का टाइम टेबल आप बना रहे, तो ये बिल्कुल बकवास चीज है। आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? तो यार देखो यार, बुक्स फॉलो करनी, इसमें एक मेन चीज ये है कि कौन सी फॉलो नहीं करनी है। आप लोग क्या करते हो ना, प्रिपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि जो बुक्स फॉलो नहीं करनी होती उनको हम पढ़ते रहते हैं। यार दुनिया भर की किताबें हैं, प्रैक्टिस की दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो हम पढ़ते रहते हैं। और जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जो क्रूशियल है नीट के लिए, उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी दुनिया भर का कंटेंट टेलीग्राम पे हर जगह पे ढूंढ के हम पढ़ते रहते हैं। तो यार देखो, बुक्स मैं बताता हूँ क्या पढ़नी है। तुम सिर्फ इतनी बुक्स पढ़ लेना, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ तुम टॉप 1 रैंक में आ जाओगे, पर हाँ तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जो बुक्स मैंने करी थी वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले थ्योरी में क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी किस में पढ़नी है मैं वो भी बता देता हूँ। तुम्हें बायो में एनसीईआरटी बिल्कुल चाट के रख लेनी है। एक एक वर्ड आना चाहिए, वर्ड रटना नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं रटे पड़े हैं, समझ में आना चाहिए, क्योंकि एसर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं। हर लाइन का मतलब आना चाहिए और अगली लाइन का उससे रिलेशन हो रहा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन फ्रेम कर करके एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तभी आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एनटीए थोड़ी घुमा के पूछ रहा है, तो उसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बुक्स बायो में आपकी एनसीईआरटी हो गई। केमिस्ट्री में आपकी
फिजिकल केमिस्ट्री में अब फिजिकल में थोड़े से बुकिश क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिजिकल में तो पढ़नी है आपको। इनऑर्गेनिक में बिल्कुल बायो की तरह पढ़नी है एनसीईआरटी, और ऑर्गेनिक में आपको पढ़नी है, पर जो उसके इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, जो उसकी रिएक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर थ्योरी आप इतने अच्छे से नहीं करते तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर रिएक्शंस और उसके रिएजेंट्स और जो उसके मैकेनिज्म्स एनसीईआरटी में दिए वो आपको सारे के सारे आने चाहिए। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो यार फिजिक्स में देखो सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, सारे चैप्टर्स फिजिक्स में पढ़ नहीं सकते हो, या थोड़ा सा टफ है फिजिक्स की एनसीईआरटी भी टफ है, और टाइम टेकिंग है और लेंदी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते एनसीईआरटी से। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप जो भी कोचिंग पढ़ रहे फिजिक्स में उसके नोट्स पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मॉडर्न फिजिक्स की और सेमीकंडक्टर्स की, इन 2 चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। यार प्रैक्टिस के लिए कंफ्यूज रहते हो आप लोग कि सर यहाँ से प्रैक्टिस कर लूँ, ये बुक लगा लूँ, वो बुक लगा लूँ। मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ तुम्हें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हो, आकाश, एलन, मोस्ट जो प्रेफर करेंगे आप वो आकाश या एलन का मॉड्यूल करेंगे। उसके अलावा आपने फिजिक्स वाला या और कोई भी मॉड्यूल ले रखे हो तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर प्रेफर मेरे हिसाब से आकाश या एलन को करूंगा मैं। तो उनके मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज, ये 2 चीज़ें प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और बायो में आपको क्या करना है, बायो में आपको मॉड्यूल्स नहीं करने, क्योंकि यार वो बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देते हैं। तो इसके लिए आपको करनी है एमडीजी फिंगर टिप्स, एक बुक आती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपनी प्रैक्टिस में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने कैसे, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ करने से मतलब नहीं होता, उनको थोड़ा सा समझ के करना होता है, एक पैटर्न जानना होता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में वो जानना होता है हमें। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है, मॉड्यूल और पीवाईक्यूज। और बायो में एक एमटीजी फिंगर टिप्स की किताब आती है और पीवाईक्यूज। 2 चीज़ें बायो में करनी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 चीज़ें करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं यार, क्या उनका सीक्रेट रहता है टॉपर्स का, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर लेते हैं, 11th 12th के साथ साथ अपना नीट क्रैक कर लेते हैं, बोर्ड्स के साथ साथ मतलब। तो यार क्या टॉपर्स ऐसा करते हैं, और क्या वो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है या जो मीडियोकर स्टूडेंट होता है उस चीज़ में लैग कर जाता है। तो यार टॉपर्स का सबसे मेन सीक्रेट ये होता है कि वो जो क्लास में उन्हें पढ़ाया जाता है, अभी आप 11th 12th में हैं, तो जो भी आपका क्लास में पढ़ाया जाता है उसको वो ध्यान से सुनते हैं और वो क्लास का फोकस क्लास पे रखते हैं। यार देखो ना, ज़्यादातर बच्चे आजकल ना ऑनलाइन का इरा है, तो क्या करते हैं यार, यूट्यूब पे ये टीचर पढ़ा रहा है, आप टेलीग्राम पे आकाश के टीचर के वीडियो मिल गए, वहाँ पे एलन के टीचर के वीडियो मिल गए, कोई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में फॉलो नहीं करते। आपको प्रिपरेशन के लिए एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करना होगा, तब आपका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिए, 2 लेक्चर इसके छूट गए, 2 चैप्टर आपने टेलीग्राम पे किसी आकाश के टीचर से पढ़ लिए, फिर पता चला एलन के टीचर के लेक्चर मिल रहे हैं, आप 2 चैप्टर वहाँ से पढ़ लिए, एक किताब एक चैप्टर इस बुक से लगा लिया, दूसरा चैप्टर अलग बुक से लगा लिया, आप अलग प्रैक्टिस फिजिक्स की किसी जो यूनिट है अलग बुक से कर रहे, किसी और चैप्टर की अलग बुक से कर रहे, लास्ट में रिवीजन का टाइम आया तो सब आपने मेसअप कर दिया, कुछ आप कर नहीं पा रहे रिवीजन के टाइम पे। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन कितना अच्छे से करते हैं, और रिवीजन आप कब कर पाएंगे, जब आपकी आपने एक बुक से कर रखा है, एक टीचर से कर रखा है, और एक जो वे होता है सिस्टमेटिक वे, एक कोचिंग से कर रखा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी भी कोचिंग में जाएं, फिजिक्स वाला, आकाश, एलन, पर आप उसी कोचिंग में रहें, उसी कोचिंग के मटेरियल को यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप आकाश में पढ़ रहे हैं तो किसी ने बता दिया फिजिक्स वाला पे टीचर बढ़िया है तो आप फिजिक्स वाला पे पढ़ते जा रहे हैं। भाई आकाश में पढ़ रहे हो, आकाश में पढ़ो जहाँ पे पढ़ रहे हो, पर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ढंग से सुनो, और उसके जो मटेरियल्स है उसका मटेरियल यूज़ करो। सब कोचिंग्स का मटेरियल अच्छा है, तो आप एक चीज पे स्टिक रहो। ये टॉपर्स का सबसे मेन सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट क्या है टॉपर्स का, वो रिवीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिवीजन बहुत क्रूशियल चीज है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। आप जितना ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। दूसरा हो गया प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, ये वो लगातार 2 के दोनों साल करते रहते हैं। 11th 12th ऐसा नहीं कि 11th में अभी आप हैं तो 11th आपने छोड़ दिया कि यार 12th में देखेंगे, 11th में तो अभी पढ़ लेता हूँ, 12th में प्रैक्टिस कर लूंगा, या 11th का बैकलॉग कर लेता हूँ, 12th में आखिरी में देख लूंगा। ऐसा नहीं करते हैं वो। आपको पूरा 11th का क्वेश्चन, नोट्स और प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ जो आपका टेस्ट है, तीनों चीज़ें आपको 11th की 11th में कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में टोटल इतना ही था यार। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं।